Very good morning to all of you. I am Gurpreet Singh from Study Khazana, back with a new topic of linear inequation. Linear inequation लास्ट टाइम बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इनइक्वालिटी की फॉर्म में सीखा था, जिसमें हमने चार टाइप की इनइक्वालिटीज पढ़ी थी जी। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इन पे बेसिक क्वेश्चंस हम कर चुके हैं बेटा। एडवांस लेवल के क्वेश्चन हमने फ्रैक्शन वाली टाइप वो सेकेंड लेक्चर में सीखी थी बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी की, जो हमने प्रीवियस दो लेक्चर में सीखा। आज मैं आपको बताऊंगा बेटा उन्हीं दो पे बेस के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बहुत सारे बच्चों का एक जनरल क्वेश्चन होता है हमसे कि सर ये आगे जाके हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए यूज तो है नहीं कहीं। तो लीनियर इनइक्वालिटी का प्रैक्टिकल यूज कैसे हो सकता है जी एज अ स्टूडेंट लाइफ में भी, वो भी मैं आज डिस्कस करूंगा। क्लियर है जी? आज का मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा बेटा वो होगा जी वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इनइक्वालिटीज। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इनइक्वालिटीज। वर्ड प्रॉब्लम्स, अगर मैं वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करता हूं बेटा तो मैं आपको क्या कह सकता हूं जी वर्ड प्रॉब्लम के केस में किस तरह से आपने एक इक्वेशन को फॉर्म्ड आउट करना है जी जो इनइक्वालिटी की फॉर्म में आए। सर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आई स्टार्ट विद द बेसिक फंडा। स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट करते हैं जी मार्क्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट इन स्टूडेंट लाइफ। हम पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली गुड। हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, डेफिनेटली गुड। हम उसको इंप्लीमेंट भी कर पा रहे हैं, लेकिन बेटा जब तक एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट नहीं आता, आपके मार्क्स उस चीज में काउंटर फॉरवर्ड नहीं होते, दैट इज ऑफ नो यूज। नॉलेज गेन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ उसकी जस्टिफिकेशन कहां से पता चलेगी जी? मार्क्स से। 5 और 10 मार्क्स हियर एंड देयर कैन बी हैपन। आपने पढ़ा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर था, वहां जाके वो क्वेश्चन क्रैक नहीं हुआ, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट अगर आपकी नॉलेज है तो बेटा मेरा ये मानना है कि मार्क्स भी जरूर आएंगे। क्लियर है जी? अब इसी मार्क्स पे बेस लीनियर इनइक्वालिटी में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? लेट सपोज गुरप्रीत सर का ये एग्जाम था, उन्होंने फर्स्ट पेपर दिया मैथ्स का, आउट ऑफ 100 ही गॉट 85 मार्क्स। सेकेंड पेपर दिया मैंने, उसमें मेरे मार्क्स आए बेटा 96। एक में 84, दूसरे में 96। अब थर्ड और लास्ट एग्जाम मेरा बाकी है जी सेशन का। मैंने ये देखा यार कि मेरी जो एवरेज आनी चाहिए वो 90 एंड अबव आनी चाहिए। जैसे ही मैंने अपने माइंड में सोचा 90 एंड अबव, इसी को मैं लीनियर इनइक्वालिटी की टर्म्स में कह सकता हूं बेटा एटलीस्ट 90, मोर देन और इक्वल टू 90। यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? दैट मीन्स अब जो एवरेज है वो 90 नहीं चाहिए, 90 या उससे बड़ी। जैसे ही मैंने कहा जी 90 या उससे बड़ी, इसका मतलब आई एम गोइंग फॉर लीनियर इनइक्वालिटी। कॉन्सेप्ट क्लियर? सेकेंड टाइप जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन नंबर्स। आपको कह दिया जाएगा जी दो ऐसे यूनिक नंबर फाइंड आउट करो। पहली कंडीशन जो ऑड हो, दूसरी कंडीशन ये दोनों 10 से छोटे हो, तीसरी कंडीशन इन दोनों का सम इतने से बड़ा हो। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे चैप्टर में या आज वाले लेक्चर में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कभी भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं दे रहा, वो या तो कह रहे हैं लेस देन इक्वल टू, या कह रहे हैं बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन या ग्रेटर देन। दैट मींस जो आज की हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं या जो आज का हमारा लेक्चर है वो सारा ट्यून्ड अप है इन चार इनइक्वालिटीज पे बेस्ड।
टाइप 1 से स्टार्ट कर रहा हूं जी। टाइप 1 क्या है जी? इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन नंबर। इस टाइप 1 में भी दो बेसिक क्वेश्चन आते हैं जी। पहला इवन नंबर पे बेस्ड, दूसरा बेटा ऑड नंबर पे बेस्ड। इवन नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने कभी भी इवन नंबर का क्वेश्चन आ जाए जी, याद रखना है जो दो नंबर्स लेट करने हैं कॉन्जिक्यूटिव, वो एक लेना है बेटा 2x और दूसरा लेना है बेटा 2x+2। कॉन्सेप्ट क्लियर? कभी भी इसको x और x+2 की फॉर्म में नहीं लेना। इवन एनसीईआरटी में भी x और x+2 की फॉर्म दी हुई है। मैं आपको एडवाइस करूंगा बेटा 2x और 2x+2 लो। सर ऐसा क्यों आपने कहा? ऐसा इसलिए कहा बेटा, मैं x को अब कोई भी नंबर लेट करूं, मेरे पास फ्रीडम है, मेरा नंबर उससे ऑल्टर नहीं होगा। मैंने x को 1 लेट किया, फर्स्ट नंबर में पुट किया, वो भी इवन बन गया, और मैंने लेट ही अगर इवन किया तो डेफिनेटली इवन तो आएगा ही आएगा बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? ऐसे ही कभी भी एग्जामिनर आपको कहे जी ऑड नंबर लेट करो, तो आपने जो ऑड नंबर बेसिक लेट करने हैं वो लेट करने हैं जी 2x+1 और 2x+3। याद रहेगा जी? सर ये ऑड नंबर कैसे बनाए? बेटा इवन क्या होते हैं? 2 का मल्टीपल। इवन नंबर बनाने के बाद अगर हम उसमें 1 1 ऐड कर दें दोनों नंबर्स में तो वो ऑड सीरीज आ जाती है बेटा। क्लियर है जी कॉन्सेप्ट? आओ जी, इसी पे बेस अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है जी फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integer। क्वेश्चन है बेटा फाइंड all pairs of consecutive odd positive integers। ये तो एक जनरल स्टेटमेंट हो गई जी। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18। both of which are smaller than 18, first condition, and their sum is more than 20, and their sum is more than 20। क्लियर है जी फंडा? 100%। अब जरा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके एनालाइज करते हैं। कहता जी फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। जैसे उसने कहा जी कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहली चीज हमारे माइंड में क्या क्लियर हो गई जी? जो भी पेयर्स बनेंगे वो ऑड के नंबर्स के बनेंगे। फिर कहता जी बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18। अब सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है जी, स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। लेट द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बी टू एक्स प्लस 1 एंड 2x+3। दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लिया बेटा, एक 2x+1 ले लिया रजे, एक 2x+3 ले लिया। क्लियर है जी? अब मेरे को क्वेश्चन में कहता है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18। दोनों 18 से छोटे हैं। अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करूं और मैं आपको कहूं बेटा कि मैं बड़े वाले नंबर को 18 से छोटा ले रहा हूं, तो कुछ बच्चे यहां पर ऐसे भी हैं जो कहेंगे सर छोटे वाले को क्यों नहीं लिया? बेटा कॉमन सेंस, अगर बड़ा नंबर 18 से छोटा है तो रजे जो उससे छोटा होगा वो तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा। सर एक बार फिर बताना बेटा, अगर बड़ा नंबर 18 से छोटा है तो छोटे वाला तो ऑब्वियसली बेटा 18 से छोटा होगा, क्योंकि आप बड़े नंबर को 18 से छोटा मान रहे हो। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मैंने क्या किया जी, मेरे पास दो नंबर थे बेटा, एक 2x+1, दूसरा 2x+3। मैंने 2x+3 को लेस देन 18 ले लिया जी। जैसे ही मैंने 2x+3 को लेस देन 18 लिया, एडिंग -3 टू बोथ साइड्स,
-3 किया बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे, 3 और -3 कैंसिल आउट, 18 -3 कर दिया बेटा 15, x की वैल्यू आ गई जी लेस देन 15/2, कैंसिल आउट किया जी 7.5। इसका मतलब जो x की वैल्यू आ रही है वो 7.5 से छोटी आ रही है बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये आ गई जी मेरे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। उसके बाद कहते हैं जी एंड देयर सम इज मोर देन 20। अब जैसी उसने कहा बेटा सम इज मोर देन 20, अगली बार मैंने एक और इनइक्वालिटी बनाई 2x + 1 + 2x + 3। सम इज मोर देन 20 का है, दोनों को ऐड किया बेटा, मोर देन 20 ग्रेटर देन 20 ले लो बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐड करके सिंप्लीफाई किया जी, वैल्यू आ रही है 4x + 4 should be greater than 20, 4x should be greater than 16, so x should be greater than 4। क्लियर है जी? फंडा समझ आया बेटा? अब मुझे क्वेश्चन में कहता है जी दो इनइक्वालिटी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई। पहली इनइक्वालिटी आई जी x लेस देन 7.5, सेकेंड इनइक्वालिटी आ रही है बेटा x ग्रेटर देन 4। अब मैंने ऑब्जर्व किया जी मेरे पास x हो क्या कह सकता है, अगर x की वैल्यू 4 से बड़ी है तो डेफिनेटली 5 हो सकती है, 6 भी हो सकती है बेटा, 7 भी हो सकती है, दैट्स इट। सर 7 से बड़ी वैल्यू भी तो आती है 8 बेटा, लेकिन पहली इनइक्वालिटी चेक करो क्या कहता है, कहता है जी x लेस देन 7.5। अगर x की वैल्यू लेस देन 7.5 है तो मुझे जो वैल्यू लेनी है वो 7.5 से छोटी लेनी है। तो मेरे पास 3 x आ गए बेटा, एक 5, एक 6 और एक 7। लेकिन मेरे फाइनल आंसर्स कब निकलेंगे? मेरे फाइनल आंसर्स तब निकलेंगे जब मैं ये वैल्यू लेके अपनी गिवन इंफॉर्मेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, जो कि मेरे पास क्या थी बेटा 2x + 1 और 2x + 3। कॉन्सेप्ट क्लियर? समझो जी। Therefore the numbers are, मैंने x के बदले बेटा 5 पुट किया, 5 2 10, 10 + 1 11, तो मेरा फर्स्ट इंटीजर आ गया बेटा 11। तो अगला कॉन्जिक्यूटिव था क्या आ जाएगा बेटा 13। अब मैंने x की वैल्यू लीजिए 6 पुट की, 6 2 12, 12 + 1 13, अगला कॉन्जिक्यूटिव है बेटा तो 15 आ गया। क्लैरिटी? ऑन द सेम पैटर्न मेरे पास लास्ट वैल्यू थी जी 7, जब मैंने वैल्यू ली बेटा 7, 7 2 14, 14 + 1 15, अगला कॉन्जिक्यूटिव था बेटा 17। इसका मतलब अगर मैं बात करूं रजे तो मेरे पास 3 फाइनल आंसर्स आ रहे हैं जी, जो मेरे 3 इंटीजर के पेयर्स हैं। क्या क्या आंसर आ रहा है बेटा? मेरे पास आंसर आ रहे हैं जी 11, 13, 13, 15, 15, 17। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? 100%। ये थी जी हमारी फर्स्ट टाइप जिसमें हमने बेस्ड ऑन नंबर्स ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देखे। अब हम चेक करते हैं बेटा सेकंड टाइप जिसमें हम इवन पॉजिटिव इंटीजर्स देखेंगे। क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा जी, जरा चेक करते हैं। क्वेश्चन है बेटा फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ consecutive even positive integer find all the pairs of even positive integers both of which are larger than 8. Both of which are larger than 8, comma, such that
देयर सम इज लेस देन 25। ये जी हमारे पास क्वेश्चन कहता है जी फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ consecutive even positive integer both of which are larger than 8 and such that their sum is less than 25। अब जैसे ही उसने कहा जी consecutive है और even positive integer है, एक हमने ले लिया बेटा 2x, दूसरा ले लिया बेटा 2x प्लस 2। जैसे ही मैंने ये दो इंटीजर्स लिए, एक आ गया जी मेरे पास 2x, दूसरा आ गया बेटा 2x प्लस 2। अब मुझे क्वेश्चन में कहते हैं जी, मैंने लैंग्वेज पढ़ी क्वेश्चन की, फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8। दोनों ही 8 से बड़े होने चाहिए। अब इस केस में मैं क्या ले लूं बेटा, वेरी गुड, स्मॉलर वाला ले लेते हैं जी। अगर छोटा नंबर 8 से बड़ा है तो बेटा कॉमन सेंस कहती है बड़ा नंबर तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। क्लैरिटी, समझो जी बात। 2x छोटा नंबर था बेटा, कहते जी इट इज ग्रेटर देन 8। जैसे ही उसने कहा इट इज ग्रेटर देन 8 तो मैं कह सकता हूं जी x इज ग्रेटर देन 4। x की वैल्यू 4 से बड़ी आ गई। सेकेंड केस, में कहते हैं बेटा सच दैट देयर सम इज लेस देन 25। दोनों इंटीजर्स का जो सम है बेटा वो लेस देन क्या है जी, 25 है। 2x प्लस 2x 4x is less than 23। क्लियर है बेटा? x should be less than 23/4। क्लैरिटी? अब 23/4 का क्या मतलब हो गया जी? 23/4 का मतलब हो गया, अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं तो मैं कह सकता हूं बेटा 5.6। कॉन्सेप्ट क्लियर? 5 4 जा 20, 3 बच गया बेटा 0, 4 7 जा 28.7, 5.75 अप्रॉक्स। क्लैरिटी? अब मुझे कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी, मुझे कॉन्सेप्ट कहता है x शुड बी ग्रेटर देन 4 एंड x शुड बी लेस देन 5.7। तो हमारी x की वैल्यूज क्या आ गई? अगर मैं कहूं जी x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, जैसे ही मैंने देखा x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए मैंने 5 ले ली। इससे बड़ी अभी मैं लेने की सोच ही रहा था 6, तो मैंने सेकंड इनइक्वालिटी देखी 5 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब सर हमारे पास तो इस केस में x की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। बिल्कुल सही बेटा, जो भी आपकी रेंज आ रही है आपने उसके हिसाब से ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? 100%। समझो जी बात। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 5 ले ली, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, क्या क्या आ गए जी मेरे पास इंटीजर? x की वैल्यू मैंने 5 पुट की अपनी फर्स्ट वैल्यू में, फर्स्ट वैल्यू थी बेटा 2x, 5 2 जा 10। अगली वैल्यू पुट की बेटा 10 प्लस 2 12। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। कोई डाउट? जरा स्टेप चेक करें जी। कहते जी दो इवन इंटीजर्स आ रहे थे, कौन कौन से? पहला था बेटा 2x, दूसरा था बेटा 2x प्लस 2। फर्स्ट केस में मुझे कहते हैं जी बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, मैंने जो छोटा वाला नंबर था बेटा उसको मान लिया जी कि इट इज ग्रेटर देन 8। ऑब्वियसली बड़ा वाला नंबर तो उससे बड़ा है तो वो तो 8 से बड़ा होगा ही होगा, कंफर्म्ड कॉल है। सेकंड केस में मुझे कहते हैं बेटा सच दैट देयर सम इज लेस देन 25। मैंने दोनों को ऐड किया बेटा और लेस देन
25 कह दिया जी। जब मैंने उसको सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू आ गई जी लेस देन 5 पॉइंट समथिंग। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 4, x की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग से छोटी, तो इसका मतलब जो x एग्जिस्ट कर रहा है जी दोनों के बीच में कॉमन सॉल्यूशन 5। अब ये वैल्यू 5 जैसे ही हमने सब्स्टिट्यूट कीजिए हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा 10,12। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये थी जी हमारी टाइप 2 जो नंबर पे बेस्ड थी इवन फैक्टर्स की फॉर्म में। अब हम आते हैं बेटा टाइप थर्ड पे। टाइप थर्ड क्या कहती है जी? टाइप थर्ड मुझे कहती है, एक मार्क्स वाला क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है जी इन द फर्स्ट 4 पेपर्स each of 100 marks comma Neha got 95, 72, 73 and 83 marks। क्लियर है जी? आगे क्वेश्चन कहता है बेटा इफ शी वांट्स एन एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, if she wants average greater than or equal to 75 and less than 80 marks, comma find the range of marks she should score in the 5th paper। इस बार हमें 5th मार्क्स नहीं पूछे, इस बार हमें रेंज पूछी है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज किया हो, क्वेश्चन कहता है जी इन द फर्स्ट 4 पेपर्स ईच ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स के 4 पेपर दिए नेहा ने और उसके ये रिस्पेक्टिव मार्क्स आए। इफ शी वांट्स द एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, वो कहते हैं जी पांचों में मिला के 75 और अबव चाहिए, बट साथ साथ एक और कंडीशन इंप्लीमेंट कर दी एंड लेस देन 80। कह रहे जी एवरेज जो है वो 80 से कम भी होनी चाहिए, 75 से बड़ी और 80 से कम। देखो जी जरा फंडा, लेट द मार्क्स obtained by Neha in 5th exam BX। क्लियर है जी? 5th वाले पेपर में मैंने माना कि नेहा के कितने मार्क्स आ रहे हैं X। अब अगर मैं बात कर रहा हूं जी एवरेज की, तो मैं कह सकता हूं बेटा 95 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 83। ये तो 4 पेपर थे जिनमें कंफर्म्ड मार्क्स दिए हुए हैं बेटा, और लास्ट वाले आ गया जी X। इन सबकी एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा? मीन सबको ऐड किया डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 5 मार्क्स दिए हुए थे जी हमारे पास, फिर पांचों को ऐड करके बेटा डिवाइडेड बाय 5, ये आ गई जी मेरे पास एवरेज। कहते जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, ये जो एवरेज आ रही है, ये जो एवरेज है ये 75 से बड़ी है, लेकिन साथ ही साथ कहा गया ये जो एवरेज आ रही है ये 80 से छोटी भी है। ग्रेटर देन और इक्वल टू कहा, तो मैंने बेटा उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दिया। मुझे उसने कहा जी लेस देन 80, तो मैंने सिर्फ लेस देन का साइन यूज किया। क्लियर है जी फंडा। अब हमने इनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो भी रेंज में है, तो जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो भी एग्जैक्ट नहीं आएगा, रेंज की फॉर्म में ही आएगा। फर्स्ट इनइक्वालिटी को मिडल वाली इनइक्वालिटी से इक्वेट करेंगे, फर्स्ट केस आ जाएगा बेटा। सेकंड मिडल वाली वैल्यू को थर्ड वाली इनइक्वालिटी से इक्वेट करेंगे, दूसरा केस आ जाएगा, ये हमारी रेंज आ जाएगी। फंडा क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले मैं इसको और सिंप्लीफाइड मोड में ले आता हूं बेटा। मैंने इन चारों को ऐड कर दिया जी, 95 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 83, जल्दी से ऐड करो फटाफट चारों नंबर्स। 95, 72, 73 and 83. The value comes out to be, हाँ जी क्या आ गया जी, 323 प्लस x होल अपॉन 5 लेस देन 80, ये आ गई जी मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू। अब मैंने इसको क्या किया जी, दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग ब्रेक करके सॉल्व किया। पहली इनइक्वालिटी थी बेटा मेरे पास 75 लेस देन इक्वल टू 323 प्लस x होल अपॉन 5। सेकेंड इनइक्वालिटी थी बेटा मेरे पास 323 प्लस x होल अपॉन 5, ये थी जी इट शुड बी लेस देन 80। क्लियर है जी, कोई डाउट? स्टेप चेक करो जी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा दोनों साइड 5 से, जैसे ही दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई किया, 75 टू जा 150, 150 का डबल किया बेटा 300, तो 375 आ गया जी। ऐसे ही जब इस साइड मल्टीप्लाई किया बेटा 5 से 5 कट गया। क्लैरिटी, दोनों साइड माइनस 323 ऐड कर दे बेटा, जैसे ही माइनस 323 ऐड करेंगे राइट हैंड साइड पे वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मेरे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आ जाएगी जी, x की वैल्यू आ रही है मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई करें, ऐड किया बेटा 323 टू बोथ साइड्स बट विद अ नेगेटिव फैक्टर, ये तो कैंसिल आउट हो गया जी। अब स्टेप चेक करो जी कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू आ रही है बेटा 52। क्लैरिटी 100%। तो ये आ गया जी मेरा फर्स्ट केस एवरेज को सॉल्व करके। ऐसे ही मैंने सेकंड केस चेक किया बेटा, मैंने देखा जी इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, सेम स्टेटमेंट बेटा, यही सेम स्टेटमेंट दोबारा से लिख दीजिए, वैल्यू आ गई हमारे पास 323 प्लस x, 5 से 5 कैंसिल हो गया बेटा, लेस देन 400, एडिंग माइनस 23 टू बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे तो डायरेक्टली वैल्यू कट गई बेटा, राइट हैंड साइड पे वैल्यू आ गई जी 400 माइनस
323। जब इसको सिंप्लीफाई किया बेटा आपने तो आपके पास रेंज क्या आ गई जी, x लेस देन 77, 323 था ना बेटा। क्लियर है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमने देखा जी, अगर हम अपने क्वेश्चन को एनालाइज करते, हमारे पास जो एवरेज गिवन थी वो रेंज की फॉर्म में गिवन थी। जैसे ही हमने उसको रेंज की फॉर्म से हटाया, वो कैसे हटाएंगे बेटा, फर्स्ट वाले को मिडिल वाले से इक्वेट करेंगे, ऐसे ही मिडिल वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से। तो उससे हमारे पास दो इनइक्वालिटी आ रही थी, ये आ गई थी जी दो इनइक्वालिटीज। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज को हमने अलग अलग सॉल्व किया। जब अलग अलग सॉल्व किया तो फर्स्ट वाले से मेरे पास वैल्यू आई जी x शुड बी ग्रेटर देन 52, सेकंड वाले से वैल्यू आई बेटा x शुड बी लेस देन 77। अगर इसी को मैं रेंज की फॉर्म में लिख दूं, सर रेंज की फॉर्म में क्यों, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि आप इसकी रेंज निकालो। तो मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ जाएगा जी 52 लेस देन x लेस देन 77। दैट मींस मेरे पास जो फिफ्थ मार्क्स आ रहे थे नेहा के आउट ऑफ 100, वो क्या आ रहे थे जी, 52 से तो बड़े होने चाहिए लेकिन 77 से कम होने चाहिए। क्लैरिटी 100%। अब क्योंकि यहां पर इनइक्वालिटी में ध्यान से देखो जी, इक्वल टू दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इक्वल टू का सिंबल भी लगाते जाएंगे। इसका मतलब जो हम फाइनल आंसर देंगे, एक तरफ तो लेस देन इक्वल टू चलेगा और एक तरफ लेस देन। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। आओ जी, ये टाइप भी हमारी ओवर है। नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइप थी हमारे पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझना जरा। क्वेश्चन कहता है जी, अ मैन्युफैक्चरर हैज $600 liters of 12% solution of acid. कहता जी एक मैन्युफैक्चरर था जिसके पास 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड था। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब 12% उसमें पानी था, 12% एसिड था और बाकी सारा का सारा पानी था जी। कॉन्सेप्ट क्लियर। एक बार फिर सर बेटा, अगर मैं कहता हूं जी किसी सब्सटेंस में 30% एसिड सॉल्यूशन है, तो 30 आउट ऑफ 100 लीटर्स, 30 लीटर जो एसिड है, 70 लीटर इज वाटर। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे कहते हैं जी, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ how many liters of 30% acid solution how many liters of 30% acid solution must be added to it so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. समझो जी कॉन्सेप्ट। पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, कहता है जी एक मैन्युफैक्चरर था जो एसिड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया करता था, हैज 600 लीटर्स ऑफ 12%
सॉल्यूशन ऑफ एसिड। क्वांटिटी दे रखी है जी, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, कहता है जी 600 लीटर। कि हमने कंटेनर मान लिया जी जिसमें 600 लीटर्स इनिशियली प्रेजेंट थे। इस 600 लीटर्स में एसिड की स्ट्रेंथ कितनी दी हुई थी, कहते जी 12%। ये 12% एसिड की स्ट्रेंथ थी। अब जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। कहते हैं जी हाउ मेनी लीटर्स ऑफ, कितने लीटर्स, हमें नहीं पता था जी, हमने मान लिया जी x लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन। इस बार परसेंटेज क्या गिवन है, 30%। जो पहले इनिशियली था वो था 12%। एक बार फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से समझेंगे। कहते हैं इनिशियल वॉल्यूम था 600 लीटर्स, हमने उस 600 लीटर्स में कितना और मिलाया बेटा, हमने उसमें x लीटर्स और मिला दिया, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग थी। पहले स्ट्रेंथ दी हुई थी बेटा जी 12%, बाद में स्ट्रेंथ दी हुई थी बेटा जी 30%। जब हमने इनको मिक्स करेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ में वेरिएशन तो आएगी आएगी बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं जी। कहता है मस्ट बी एडेड सो दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15%। कहता है जो एसिड कंटेंट है इनको मिला के जो आ रही है, इट शुड बी मोर देन 15%। वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, 15% से, एंड लेस देन 18% से, और कम होनी चाहिए बेटा लेस देन 18%। तो ये आ गया जी मेरे पास फ्लो चार्ट डायग्राम की फॉर्म में। आप ध्यान से देखो, 600 लीटर मेरे पास इनिशियली था, मैंने x लीटर्स ऑफ 30% ऐड किया और दो केसेस बना दिए। पहले केस में मैंने कहा जी जो रिजल्टिंग मिक्सचर आ रहा है इट शुड बी ग्रेटर देन 15% और लेस देन 18%। अब मैं इसी को इनइक्वालिटीज की फॉर्म में फॉर्म कर रहा हूं आपके लिए। इनिशियल सॉल्यूशन था 600, कितने लीटर्स पे, 12% पे। तो मैं कह सकता हूं जी 12% ऑफ 600, ये थी बेटा मेरी इनिशियल क्वांटिटी। अब मैंने इसमें 30% और मिक्स किया, कितने लीटर बेटा, वो मुझे स्पेसिफाइड नहीं था, मैंने उसको x लीटर मान लिया। कहते जी ये जो मिक्सचर बना है ये ज्यादा होना चाहिए किससे, 15% से। ये देखो जी लैंग्वेज पढ़ो। कहते जी सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर शुड बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। कहता जी यही मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर, 12% of 600 plus 30% of x liter should be less than 18%। अब ये जो 15% और 18% बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, ये टोटल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। जैसे ही उसने टोटल सॉल्यूशन की बात की तो मैं कह सकता हूं बेटा पहले सॉल्यूशन था 600 लीटर, बाद में मैंने मिक्स करके कितना लिख दिया, x लीटर, तो टोटल कितना हो गया बेटा, नेट वैल्यू आ गई 600 प्लस x। ऐसे ही 18% भी किसका था, टोटल सॉल्यूशन का, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 600 प्लस x। कॉन्सेप्ट क्लियर। दो इनइक्वालिटीज बन गई बेटा, फर्स्ट इनइक्वालिटी और सेकंड इनइक्वालिटी, दोनों को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट वाले को सिंप्लीफाई किया जी, दोनों का एलसीएम आ रहा है बेटा 100, 12 6 72, वैल्यू आ गई बेटा 7200 प्लस 30x शुड बी ग्रेटर देन 15/100 ब्रैकेट सेट। चलो इसको भी साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। वैल्यू आ गई जी हमारे पास 15 6 90, तो ये हो गया बेटा 9000 प्लस 15x मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था जी, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल आउट हुआ मेरे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, 7200 प्लस 30x should be greater than 9000 plus 15x
स्टेप चेक करो जी, 30x और 15x जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 15x शुड बी ग्रेटर देन 9000। दोनों साइड बेटा ऐड कर दे -7200, लेफ्ट हैंड साइड पे कैंसिल आउट हो गया, राइट हैंड साइड पे 9000 माइनस 7200 ये आ गया जी 1800। तो x की वैल्यू दोनों साइड बेटा 15 से डिवाइड कर दो जी, दोनों साइड मैंने 15 से डिवाइड किया बेटा, जैसे ही मैंने 15 से डिवाइड किया मेरे पास फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है जी, मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ रही है बेटा 120। ये आ गई जी मेरी पहली इनइक्वालिटी सॉल्व करके। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था जी, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन में हमने फर्स्ट केस लिया 12% ऑफ 600 लीटर्स प्लस 30% ऑफ x लीटर, वो तो इनिशियली गिवन था, ये हमने बाद में ऐड करके बनाया है। कहता जी ये जो नेट सॉल्यूशन आ रहा है ये बड़ा होना चाहिए बेटा, किससे? कहता जी 15% ऑफ टोटल सॉल्यूशन से। अब टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा जी, टोटल सॉल्यूशन कंटेनर में हो जाएगा 600 प्लस x लीटर। 600 तो ऑलरेडी था, x लीटर मैंने बाद में मिलाया। जब मैंने फर्स्ट केस सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ रही है जी x शुड बी ग्रेटर देन 120। अब आता हूं जी मैं सेकंड केस पे जिसमें लेस देन 18% निकालना है। %12% ऑफ 600 ये तो इनिशियली गिवन था, 30% ऑफ x लीटर ये हमने ऐड किया। कहता है जी ये जो दो क्वांटिटीज आ रही हैं अब ये कम होनी चाहिए, किससे? कहता है 18%, 18/100 ऑफ टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन क्या है? 600 प्लस x। फर्स्ट केस में इसी को हमने लिया था ग्रेटर देन 15%, सेकेंड केस में ले रहा हूं बेटा लेस देन 18%। अब जैसे ही इसको सिंप्लीफाई किया एलसीएम आ गया बेटा 100, 12 6 72, 7200 प्लस 38 शुड बी लेस देन, इसको भी मल्टीप्लाई कर लें बेटा, क्या वैल्यू आ गई जी 1080 प्लस 18x, क्लियर है जी? 600 लीटर्स, तो ये आ गया जी 10,800। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा पूरी इनइक्वालिटी को, किससे? 100 से। जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास वैल्यू कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगी बेटा 7200 प्लस 30x should be less than 10,800 प्लस 18x। फंडा क्लियर? 30x और दूसरी साइड था 18x, सिंप्लीफाई करके बेटा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रह गया जी 12x। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे -7200 ऐड कर दिया बेटा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड पे भी ऐड करेंगे, इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे तो वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, राइट हैंड साइड पे आ गया बेटा हमारे पास 10,800 माइनस 7200। क्लियर है जी 100%? अब जरा स्टेप चेक करो जी, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, वैल्यू आ गई बेटा 12x शुड बी लेस देन 3600। क्लियर है जी कॉन्सेप्ट? फिर सिंप्लीफाई किया जी पूरी इनइक्वालिटी को 12 से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू कैंसिल आउट हो गई जी, राइट हैंड साइड पे यही वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या आ गई बेटा 300। इसका मतलब जो हमने दो केसेस देखे, एक में हमारे पास फर्स्ट वाले के अंदर वैल्यू आ रही थी जी हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 120, सेकंड में हमने देखा बेटा x की वैल्यू हमारे पास आ रही है लेस देन 300। तो इसका मतलब जो हमारी नई रेंज आ गई वो क्या आ गई बेटा, वो आ गई जी जिसमें 120 से तो बड़ा हो x लेकिन 300 से छोटा हो। तो ये आ गई जी नए एसिड की रेंज हमारे पास। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आते हैं जी वापस अपने क्वेश्चन पे, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन कहता था जी मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन, ये इनिशियल वैल्यू गिवन थी। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन, कितना और एसिड सॉल्यूशन डाले 30% वाला, हमने मान लिया जी x लीटर, ये था जी हमारे पास। must be added so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। तो हमने देखा जी ये हमारे पास एक रेंज आ गई थी। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही सिखाया जो मार्क्स वाला था कि बेटा अगर कोई रेंज बन जाए तो उसका फाइनल आंसर भी रेंज की फॉर्म में ही आएगा। क्लियर है जी? तो हमने इसको मैनिपुलेट कर लिया बेटा, दो इनइक्वालिटी बना ली, जैसे ही दोनों को सॉल्व किया जी ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। ये थी जी हमारे पास एक एसिड वाली टाइप। एक और नई टाइप पे आते हैं बेटा जिसके अंदर कॉन्सेप्ट किस फॉर्म में आएगा जी वो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है जी, चेक करो जरा, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। अ मैन wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. Full stop. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. Second length is to be 3 centimeter longer than the shortest। कहते हैं जो सेकेंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर कम होनी चाहिए, किससे? शॉर्टेस्ट लेंथ से। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं बेटा व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड, व्हाट आर the possible length of shortest board। कहते हैं शॉर्टेस्ट बोर्ड की क्या पॉसिबल लेंथ हो सकती है? इफ द थर्ड पीस, फिर एक कंडीशन डाल दीजिए, if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second। फाइव सेंटीमीटर longer than the second। क्लियर है जी? मेरे पास एक लेंथ दे रखी थी जी बोर्ड की 91 सेंटीमीटर। कहता है जी मुझे इसको 3 पीसेस में डिवाइड करना है, फर्स्ट पीस, सेकेंड पीस, थर्ड पीस। नॉर्मल कटिंग नहीं करनी जी, इनइक्वालिटी के हिसाब से करनी है। इनइक्वालिटी का फंडा क्या था उसको यूज करते हुए फिर करनी है जी। अब मैंने देखा जी लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पीस भी है, सबसे पहले तो शॉर्टेस्ट की बात हो रही थी जी, उसी से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है जी? इसको मान लिया हमने x सेंटीमीटर। अब कहता है जी मुझे कहता है जी सेकेंड और थर्ड लेंथ
उसके कंपैरिजन में दी हुई है। जो सेकेंड लेंथ थी वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट थी। सेकेंड लेंथ कहते थे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जैसे ही उसने कहा जी 3 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट, तो मैं कह सकता हूं जी सेकेंड लेंथ इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब मैं बात करता हूं जी थर्ड पीस की। थर्ड वाली जो थी कहते जी इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। जो थर्ड वाली थी वो 5 सेंटीमीटर बड़ी थी, किससे? सेकेंड वाली से बड़ी थी बेटा। जैसे ही उसने कहा सेकेंड वाली से बड़ी थी तो हम सेकेंड लेंथ को क्या ले लें? अच्छा, और ये भी उसने कहा था कि जो लेंथ थी वो ट्वाइस थी उसके। क्लियर है जी? अब दो चीजें आ गई हमारे पास, क्या क्या आ गई जी? 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, एंड एक और चीज इसमें मिसिंग थी जी क्वेश्चन में, कहते हैं ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। जो मिसिंग वैल्यू है वो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, एंड ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। ये भी क्वेश्चन में गिवन था जी। जैसे उसने कहा एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट और ट्वाइस है उसके, तो मैं थर्ड पीस को बेटा जी 2x मान लू। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। कहता है एक बोर्ड था जिसकी टोटल लेंथ दे रखी थी 91 सेंटीमीटर। जो सेकेंड पीस था वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर था, किससे? शॉर्टेस्ट से। जैसे ही उसने कहा 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है शॉर्टेस्ट से, तो हमने सेकेंड वाले को x प्लस 3 ले लिया बेटा। और कहते हैं ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, उसको 2x ले लिया जी। अब इसी को हम प्रोसीड करते हैं जी क्वेश्चन की फॉर्म में। सबसे पहली कंडीशन तो हमारे पास क्या है? 3 लेंथ गिवन थी, x प्लस x प्लस 3 प्लस 2x। वो कहता है जब बोर्ड हमने एक 91 सेंटीमीटर का लिया था, तो इन तीनों की जो लेंथ होनी चाहिए वो या तो 91 हो सकती है मैक्सिमम, या उससे कम होगी बेटा, ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब मैं फर्स्ट कंडीशन में कह सकता हूं जी तीनों की लेंथ ऐड करके लेस देन इक्वल टू 91। कोई दिक्कत? जैसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई किया मेरे पास वैल्यू आ गई 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91। क्लियर है जी? अब अगर मैं इसको देखूं सेकंड कंडीशन को, मुझे सेकंड कंडीशन कह रही थी जी जो हमारी थर्ड लेंथ थी वो 2x से जी 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मुझे कहता है जी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर वन। अदर वन क्या थी जी? x प्लस 3। ये आ गया जी मेरा सेकंड केस। अब इन दोनों को एक एक करके सिंप्लीफाई करते हैं, एडिंग -3 टू बोथ साइड्स। जैसे ही -3 मैंने ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा 3 से -3 कैंसिल आउट हो गया। राइट हैंड साइड पे बेटा मैंने जैसे ही ऐड किया 91 -3 कम्स आउट टू बी 88। तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू सिंप्लीफाई होके आ गई जी x शुड बी लेस देन इक्वल टू 22। ये कैसे आई बेटा? दोनों साइड हमने 4 से डिवाइड कर दिया जी इनइक्वालिटी को। सेकेंड केस जब हमने सिंप्लीफाई किया हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा 2x शुड बी ग्रेटर देन x प्लस 8। तो मेरे पास वैल्यू आ गई जी x शुड बी ग्रेटर देन 8। क्लैरिटी 100%? जरा स्टेप चेक करो जी। अब मेरी रेंज बन गई, क्या बन गई जी? रेंज 8 should be less than equal to x should be less than equal to 22। क्लियर है जी? अब ये बात किसकी हो रही थी जी? थर्ड पीस, ओ सॉरी शॉर्टेस्ट पीस की। और शॉर्टेस्ट पीस क्या था मेरे पास? शॉर्टेस्ट पीस था बेटा मेरे पास x। तो इसी को लास्ट में मैं स्टेटमेंट में लिख दूंगा जी, हेंस the shortest piece must be
at least 8 centimeter long, must be 8 centimeter long, but not more than 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये मेरे पास रेंज आ गई, किसकी रेंज आ गई? शॉर्टेस्ट पीस की। शॉर्टेस्ट पीस को जब मैंने सिंप्लीफाई किया, दो इनइक्वालिटी बन गई थी जी। पहली इनइक्वालिटी क्या थी? पहली इनइक्वालिटी तो क्वेश्चन से ही बन गई। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन में कहता है जी 3 लेंथ दे रखी थी और वो जो बोर्ड कटा था वो टोटल उसकी लेंथ थी 91। तो फर्स्ट केस तो हमने डायरेक्टली बना लिया। हमने क्या किया जी? 3 इनइक्वालिटीज ली, तीनों को ऐड किया और लेस देन 91 कर दिया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो उस केस में x की वैल्यू क्या आ रही थी? लेस देन 22 आ रही थी। सेकेंड केस हमने पढ़ा। सेकेंड केस में हमें कहता था जी व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। कहता है जो थर्ड पीस था वो 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। किससे? कहता है जी सेकेंड वाली लेंथ से। क्लियर है जी? अब हमने सेकेंड लेंथ को क्या मान लिया जी? x+3। थर्ड पीस जो था वो 5 सेंटीमीटर बड़ा है। किससे? x+3 से। तो इसी को हमने गिवन कंडीशन में डाल दिया बेटा। जैसे ही गिवन कंडीशन में डाला हमारे पास सेकेंड इनइक्वालिटी आ रही है जी 2x शुड बी ग्रेटर देन x+3 + 5। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x+8। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। फंडा क्लियर जी? अब हमने देखा हमारे पास दो रेंज आ गई। x की वैल्यू 22 या उससे छोटी होनी चाहिए और x की वैल्यू 8 या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो नेट रेंज हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ गई जी 8 से लेके 22। क्लियर है जी? कॉन्सेप्ट समझ आया? अब आज वाले लेक्चर में हमने क्या सीखा जी? आज वाले लेक्चर में हमने नंबर्स के क्वेश्चन सीखे। नंबर्स में भी हमने बेटा दो टाइप सीखी। कौन कौन सी? ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। फिर हमने थर्ड टाइप में बेटा एक मार्क्स वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखा कि एवरेज कैसे चेंज हो सकती है। जो चीज आज मैंने मार्क्स में कराई है यही सेम चीज आप क्रिकेट में ला सकते हो। एक बैट्समैन था जी, उसने 9 इनिंग्स में इतना स्कोर मारा, 10th इनिंग में कितना स्कोर मारे कि उन 10 इनिंग्स की एवरेज इतनी आ जाए, इससे बड़ी आ जाए, इस रेंज में आ जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं जी कैसे यूज हो रहे हैं। अब ये जनरल लाइफ फिनोमेना है जिसमें हमने इनइक्वालिटी का रोल प्ले देखा। फिर आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जी एसिड सॉल्यूशन वाला, जिसमें एक एसिड की परसेंटेज को, दो टाइप के सॉल्यूशन को मिक्स करके हमने एसिड की परसेंटेज चेकआउट की। लास्ट में फिर हमने एक बोर्ड वाला क्वेश्चन देखा बेटा, जिसमें हमने देखा जी पीसेस में डिवाइड किया हुआ है, कंडीशन बना के दो इनइक्वालिटीज दे दी और उसको सिंप्लीफाई करके रेंज में लाने के लिए कहा। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी आज वाले लेक्चर का सबको? आपने क्या करना है बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफ समझाऊंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है और 6 मार्कर की टाइप है। क्लियर है जी? Till then, keep watching me on Study Khazana. Bye bye. Take care.